नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एईडी के चेयरपर्सन डॉक्टर आदित्य नारायण मिश्रा से। सर, आपने एईडी को इतने दिनों तक लीड किया है। डूटा का संघर्ष भी लंबा रहा है, आपका अनुभव भी लंबा रहा है। तो अब जो ये चुनाव है उसमें कई तरह के आरोप और प्रत्यारोप आप पर लग रहे हैं कि आप आज जो डीटीएफ लेड डूटा पर जो आप आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने समय पर चीजें नहीं की या उन्होंने किसी तरह का एक्शन नहीं लिया, तो जब आपकी पार्टी डूटा में उनके साथ थी तो उन्होंने पहले क्विट क्यों नहीं किया? देखिए, आरोप और प्रत्यारोप ये किसी भी चुनाव के पहले या चुनाव के समय में या राजनीति में होती रहती है। और मेरी लंबी अनुभव भी है, मैंने हमेशा डूटा को बहुत करीब से देखा है। मैं बहुत बार कंटेस्ट किया और कोई ऐसा इलेक्शन तो नहीं मिला जहां पर, क्योंकि ये जो प्रचार तंत्र होते हैं, ये जो दल है डीटीएफ जो कम्युनिस्ट पार्टी का दल है और बीजेपी, इनका महारत हासिल है। ये प्रोपेगेंडा के ऊपर निर्भरित है, कार्य के ऊपर नहीं, प्रोपेगेंडा के ऊपर। और उनका एक इंस्ट्रूमेंट है, वो उसका वो इस्तेमाल करते हैं, संगठित तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम अपने वजूद, अपने कार्य से, अपने एक्शन से हम तय करते हैं। रही बात डूटा का नेतृत्व का, डूटा में जो भी प्रेसिडेंट होता है, ये प्रेसिडेंट ओरिएंटेड बॉडी है। एग्जीक्यूटिव होती है मार्गदर्शन करने के लिए, नीति नियम को तय करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी ये प्रेसिडेंशियल बॉडी है और जिसमें हमारे लोगों ने हमेशा हर मुद्दों को लेकर के, इंक्लूडिंग हमारे ऑफिस बेयरर्स, हमेशा पत्र लिखा है कि आप ये करिए। यहां तक कि 12 कॉलेज के ऊपर हमारे साथियों ने चिट्ठी लिखा था कि आप इवेल्युएशन बॉयकॉट करिए, इंडेफिनिट स्ट्राइक में जाइए, क्योंकि आज 12 कॉलेज है, कल सारा कॉलेज की बारी आएगी और आप इसको हैंडल नहीं कर सकते। ये बात मैं 1.5 साल पहले बात बता रहा हूं, नहीं मानी गई। एडहॉक आंदोलन 4 दिसंबर का जो इतनी पावरफुल एडहॉक आंदोलन था, वहां पर हम लोगों का जो रुख था वो साफ जाहिर है। हम चाहते थे कि आंदोलन चले और अपना लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचे, एब्जॉर्प्शन साकार हो। लेकिन 4 दिसंबर के शाम से ही, दोपहर से ही इन लोगों ने अपने एडहॉक टीचर्स को भगाना चालू कर दिया। हमारे लोग डटे रहे। हमने हर जनरल बॉडी मीटिंग में, हर डूटा एग्जीक्यूटिव मीटिंग में जो डीटीएफ लेड डूटा के खिलाफ हमने वोट दिया और हम कामयाब भी हुए। दूसरे लोगों का समर्थन लेने में हमने कामयाब भी हुए, हमने उनका प्रस्तावों को हराया। जनरल बॉडी में भी हमने खुलेआम इनका, ये दूसरे प्रस्ताव लेकर के आते थे, नीली पर्ची पीली पर्ची लेकर के आते थे, उसके विरोध में भी हमने बात किया। क्योंकि एक बार डूटा एग्जीक्यूटिव में तय हो जाने के बाद जब आप जनरल बॉडी को डिवाइड करना चाहते हैं तो आप एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम यूनाइटेड नहीं हैं। और ये मैसेज किसको देना चाहते हैं? वाइस चांसलर को, एमएचआरडी को, यूजीसी को। ये गलत बात है। जिनको ये जिम्मेदारी मिली कि वो डूटा का नेतृत्व करे, वही अगर रक्षक, अगर भक्षक हो जाए, अगर डूटा के आंदोलन को कुचलने की कोशिश करे, और एक ग्रुप और था जो सरकार को बचाने में लगा हुआ था। 5 दिसंबर का लेटर ऑफ डिस्कशन जिसको कहते हैं, ये इतनी गर्मी के जो टीचर्स का, जो एडहॉक टीचर्स का जो आंदोलन का गर्मी से वो मीटिंग फिक्स होता है, 4 घंटा तक मीटिंग चली और वो कागज सामने आता है, उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पाया? 15 जनवरी 2020 को पीआईबी ने वाइस चांसलर के साथ एचआरडी सेक्रेटरी का मीटिंग होती है और उसका हवाला देते हुए पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो गवर्नमेंट का संस्था है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का संस्था है, वो प्रेस विज्ञप्ति जारी करती है कि वाइस चांसलर ने ये वहां पर आश्वासन दिया, सेकंड पैराग्राफ में ये बात जिक्र है
कि हम 5 जनवरी का लेटर को हम लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट करेंगे। क्या डीटीएफ लेड डूटा को या जिनके हाथ में एमएचआरडी है, सब कुछ है, सरकार के जो करीब दल है, क्या उनको पता नहीं था? ये उसको जानबूझ करके सबोटैज किया। आज खामियाजा कौन भुगत रहा है? एडहॉक टीचर भुगत रहा है। तो इसलिए ये जो कहा जाता है कि हमारे लोगों ने क्विट, इस्तीफा देने के लिए हम लोग नहीं जीते हुए हैं, और किसी का मेहरबानी से हम लोग ना डूटा एग्जीक्यूटिव में है, ना एकेडमिक काउंसिल में, ना एग्जीक्यूटिव काउंसिल में है। हम गए हैं शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, और जो बात शिक्षकों का प्रतिनिधित्व में जो शिक्षकों का हितों की बात है, शिक्षा के हितों की बात है, और उच्च शिक्षा के समग्र उच्च शिक्षा का हितों की बात है, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हो, एब्जॉर्प्शन के पक्ष में हो, हमने वही बात रखी है। हम क्यों क्विट करें? जी, हमारे दूसरा सवाल ये तो पलायनवादी नीति है कि आप प्रेशर नहीं झेल पाए, आप छोड़ करके भाग गए। हम तो चाहते हैं कि हमारे लोग जहां भी हो, अकेला भी हो, वो वहां पर लास्ट पोस्ट समझ करके उसके ऊपर वो दम लगा करके लड़े। दूसरा सवाल जो आजकल एक र्यूमर है शिक्षकों के बीच में, या जो भी कहिए इसे आप, कि कहा जा रहा है कि एडी और एनडीटीएफ के बीच में एक इनविजिबल समझौता है, जो कि जानबूझकर एडी जो है डीटीएफ को हराने के लिए कर रही है और एनडीटीएफ को जिताने के लिए कर रही है, इस तरीके का। देखिए, ये तो मुझे उनकी जो प्रोपोगंडा मशीन के ऊपर तरस खाता हूं मैं। हम एक इंडिपेंडेंट ग्रुप हैं, हम क्या फैसला करेंगे किसी से पूछ करके नहीं करेंगे। हम किसी सरकारी दल से पूछ करके नहीं करेंगे कि हम राष्ट्रवादी हो जाएंगे, या हम दूसरों से पूछ करके नहीं करेंगे कि हम सेकुलर हो जाएंगे। हमें किसी की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। हम शिक्षकों का हितों को लेकर के लड़ते रहे और लड़ते भी रहेंगे। तो इसलिए कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, जिसको लगता है कि दूसरे लोग जीत रहे हैं वो हमें समर्थन क्यों नहीं कर देते हैं? उन्हें हमें समर्थन करना चाहिए। अगर उनको इतना लग रहा है, उनमें खुलेआम का आएंगे ना, आइए ना, पिछले बार हमने किया था। दूसरी बात, आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को लेकर के प्रियंका गांधी जी ने जिस प्रकार से कैंपेनिंग चालू किया है, वहां उनके ऊपर भी यही आरोप लग रही है। अरे हम किसी से सर्टिफिकेट लेकर के, किसी का प्लान और प्रोग्राम लेकर के हम काम करेंगे? हम अपने प्लान और प्रोग्राम के साथ काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ मोर्चा हमने संभाला है। पिछले 5 साल से लगातार हम लोग न्यूज लेटर निकाल रहे हैं, हमने सेमिनार किया, कॉन्फ्रेंस किया। अब बताइए, एनईपी को लेकर के किसने किया? डूडा ने भी नहीं किया। हमने भरी हॉल में किया था। जितना न्यूज लेटर हमने निकाला है, किसी ने नहीं निकाला। और कई तथ्य जिनके किसी के समक्ष नहीं थे, हमने सबके समक्ष रखा। एब्जॉर्प्शन को लेकर के हमारा अनडाइल्यूटेड कमिटमेंट है। हम जानते हैं कि यह संभव है। अगर यह संभव नहीं है तो 4,500 5,000 शिक्षक अट जाएगा। अब जो सामान्य परिस्थिति होती है, अब एक और चीज जो आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, ये कि अच्छा, दूसरी बात, उसमें एक बात बता देना चाहिए। जो लोग ये बातें फैला रहे हैं उन्हें समझना चाहिए, उसका एक परिप्रेक्ष्य है। वो चाहते हैं कि हम दोबारा उनका समर्थन कर दें, हम खाली हाथ घर में बैठ जाएं। उन्हें ये समझना चाहिए कि पिछला 2 एग्जीक्यूटिव काउंसिल इलेक्शन में हमारा कैंडिडेट जीत रहा है, लोगों का समर्थन से, शिक्षकों का समर्थन से एडी का कैंडिडेट जीत रहे हैं। यूनिवर्सिटी कोर्ट में या कोर्ट का मेंबरशिप के लिए हम कई बार नंबर 1 पोजीशन पर रहते हैं, और पिछले बार 1 वोट से हम 2nd पोजीशन पर रहे। हमारा लड़ाई एनडीटीएफ से था। तो
लड़ाई में तो हम हैं, वो तो आसपास भी नहीं है। उन्हें अपनी एहसास होनी चाहिए। ये प्रोपेगेंडा से काम नहीं चलने वाला है। लोगों को सत्यता पता है। किस मुंह से किसका कौन सपोर्ट करेगा? जिन लोगों ने डूटा का आंदोलन को खत्म किया, आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी पिछला से लास्ट टू लास्ट एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पारित हो चुका है। किसको पता नहीं है कि 40% वर्कलोड आज अब मूक्स और स्वयं में जा चुका है। यह बात मैं कब से कह रहा हूं। राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? आज एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स के माध्यम से छात्र के पास ये विकल्प है कि वो कहीं भी जाएगा। नुकसान में कौन रहा? शिक्षक। हमारा क्लासरूम का जो निर्धारित संख्या है वो तय नहीं हो पाएगा, फ्लक्चुएटिंग वर्कलोड होगा। इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किसी भी परमानेंट शिक्षकों का कोई जगह नहीं है। रोलिंग फैकल्टी, एग्जेंट फैकल्टी, गेस्ट फैकल्टी, और जिस इंस्टीट्यूशन को बेहतरीन बनाना है वो उसमें फॉरेन फैकल्टी 24% लगाओ, जिसकी जरूरत 1947 के बाद भी नहीं पड़ी थी हमें। और एक नया कॉन्सेप्ट लाए हैं, रोलिंग फैकल्टी, एक्सटेंडेड प्रोबेशंस। परमानेंट फैकल्टी का कहां जिक्र है, मुझे बता दीजिए। क्या इनको पता नहीं था? और जो सरकारी दल समर्थन कर रहे हैं, क्या उन्हें वो नई चीजें देख रही? उनमें रीढ़ की हड्डी की कमी है और दूसरे लोग कंबल तान करके सो गए थे, सत्ता में मदहोश हो गए थे। आज हम लोग कहीं का नहीं रहे हैं। मैं आपको बता दूं, सारा राष्ट्रव्यापी शिक्षक हमारे तरफ देखता था और हम आंदोलन नहीं छेड़ पाए, हमने सबको संगठित नहीं कर पाए। तो आपके इतने जो काम है, इतनी जो सक्रियता है, इसके बावजूद संदेह की दृष्टि रहती है लोगों की आपको? देखिए, लोग तो चाहते हैं कि उनके धुन के ऊपर आप नाच ले तो आप बहुत बढ़िया आदमी हैं। अपनी बात जहां अपना कहना चालू कर दिया, वो आप सबसे आप गले के हड्डी बन जाते हैं। यही दिक्कत है। हम गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि आगे आने वाला समय में क्या होने वाला है। जो बात हमने आज से 5 साल पहले लिखा था, वो अक्षर अक्षर सब कुछ सही होता जा रहा है। लोग संदेह तो इसलिए करते हैं, कुछ लोग तो कहते हैं मैं डराता हूं। अरे मैं डराता हूं तो क्या हो क्या रहा है ये तो बता दो। मैंने कहा कि यूजीसी का फंड्स 55% घट गया, तो अभी भी लोगों ने वही बात कहा। लेकिन आज सारे मानते हैं, आज यूजीसी का फंडिंग का जो पोजीशन है, फंडिंग का जो रोल है, उससे यूजीसी को बेदखल कर दिया गया। आज यूजीसी आपको एक रत्ती भर का फंड्स नहीं दे रही है। आपका फंड्स जो सैलरी अकाउंट का फंड्स है, वो आ रही है आपको रिजर्व बैंक से आ रही है सीधा सीधा। और जिस दिन चाहेंगे उसका मेन स्विच को वो ऑफ कर देंगे। एक सेल्फ सफिशिएंट मॉडल डेवलप करना चाहते हैं, जिसमें कि आप पैसा लो स्टूडेंट से, आप चलाओ। नहीं, आपकी एक समझ है डूटा में इतने दिनों रहने के बाद, और एक शिक्षकों की समस्याओं से जुड़े पेट कुटाने में आप रहे हैं। लेकिन जब भी यहाँ की बात आती है, दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों की समस्याओं की बात आती है, तो आपको फिलहाल के चुनाव में जो है एक कहिए कि प्रत्याशी जो आपने उतारा है, उनको मजबूत कैंडिडेचर के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, बल्कि एक कहा जा रहा है कि आप प्रशासन में अपना एक दखल रखना चाहते हैं, इसलिए उनको उतार रहे हैं कैंडिडेट को। देखिए, मैंने 62 से 65 का लड़ाई भी जब लड़ रहा था, तभी भी लोग ऐसे ही कह रहे थे। अपने अपने लोगों का वो 65 ईयर्स करा रहे थे और कह रहे थे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। लेकिन सही लोग समझ रहे थे कि अगर मैं 4-5 62 से 65 ईयर्स में करा देता और घर में खामोश बैठ जाता, तो 65 ईयर्स कभी की जिंदगी में किसी का नहीं होता। मैंने वो नहीं किया। अपने सारे लोगों को मैंने गवाया और मैं लड़ाई लड़ता रहा। और 65 ईयर्स मैंने यूनिवर्सली सबके लिए कराया। डूटा में मेरे सामने, मैं डूटा अध्यक्ष था, मेरे सामने कहते थे कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अरे इसके तो अपने लोगों को नहीं बचा पाता है, ये दूसरों को क्या बचाएगा? ये तो बोलने की तरीका है। अरे मैं सबके लिए लड़ रहा था।
पेमेंट 4 हम लोग लाए, लड़ करके लाए, तो सबके लिए लाए, किसी एक के लिए नहीं लाए। एनहेंस्ड सैलरी, आईएएस से ज्यादा तनख्वाह स्टार्टिंग पॉइंट से सबके लिए लाए, किसी चंद लोगों के लिए नहीं लाए। तो जब आप शिक्षकों का समस्या और संवेदना को लेकर के लड़ते हैं, तो समझौतावादी ताकत जो है वो आपको कभी भी पसंद नहीं करता है, और हमेशा हम टेबल के दूसरे पक्ष में ही बैठे हैं, दूसरे साइड से बैठे हैं। और ये भी सर कहा जा रहा है कि आप जो है डीन ऑफ कॉलेजेस के जो पद हैं उसको लेकर के ज्यादा संवेदनशील है, ना कि अपने चुनाव को लेकर के। किसके लिए बनाना है? ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपना जैसे, अरे सरकार बीजेपी का, वाइस चांसलर बीजेपी का, सारी तंत्र बीजेपी का जय जयकार में लगी हुई है, सारी तंत्र ये सारी तंत्र लगी हुई है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को कैसे इंप्लीमेंट कर देना, उसका रोड़ा हम बने हुए हैं। सारी अंबानी अडानी खडानी का प्रॉपर्टी बन जाएगी ये सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उसको अकेले में चुनौती दे रहा हूं। अभी तक मुझे किसी का साथ नहीं मिला है, तो हम ही तो रहेंगे। इन रिमार्क्स पे आप क्या कहना चाहते हैं? बेबुनियाद है, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई हमारा क्या दखल अंदाजी होगा, मुझे बताइए। वाइस चांसलर आपने लगाया, मिनिस्टर आपका है, तय वो लोग करेंगे, मैं कहां से किसको बना दूंगा? हम ऐसे कभी हसीन सपना नहीं देखते हैं, हम वास्तविकता से जीते हैं। और एक किसी को लगा करके, अरे वाइस चांसलर का सर्च कमेटी का मेंबर भी रहा हूं कॉलेज में होते हुए भी, उन्हें वाइस चांसलर लगाए हैं। किसी छोटे मोटे पद के लिए अगर मैं रहता तो मुझे बहुत सारे, ये जो मिनिस्टर के लिए कई लोग जाकर के लालायित होकर के टाइम लेते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, ऐसे बहुत सारे मिनिस्टर आए हैं जिनके साथ मेरी व्यक्तिगत संबंध रहा है, जो बहुत लाइकिंग के साथ मुझे काम किया, लेकिन उनके खिलाफ भी मैंने सबसे ज्यादा धारणा प्रदर्शन हड़ताल किया, क्योंकि मुझे पता था कि उन्हीं से ही मुझे शिक्षकों के लिए हित लेकर के आना है, जो बेनिफिट्स है लेकर के आना है, और हमने किया भी। ये 4,500 वैकेंसी ऐसे ही आई थी, ये 65 इयर्स ऐसे ही आई थी, ये सारा चीज के लिए मैंने किया था। जी मैं सर अगला सवाल लेते हुए पूछ रहा हूँ कि पिछले डूटा के कई वर्षों के इतिहास में शायद पहली पार्टी है आपकी जो दलित कैंडिडेट लेकर के आई है डूटा प्रेसिडेंट के तौर पर। आज तक शायद जो लोग संघर्ष करते हैं, उनके नाम पर संघर्ष करते हैं, वो लेकर के भी नहीं है। लेकिन फिर भी एक संदेह है कि आप ऐसे समय में लाए हैं जब आप जीत नहीं सकते, ऐसा लोगों का कहना है। अरे इलेक्शन तो हुआ नहीं, अभी जीत हार यही तय कर लेंगे, डरा धमका करके तय कर लेंगे, प्रोपोगंडा से तय कर लेंगे। डॉक्टर प्रेमचंद, जिनको हमने कैंडिडेट के ऊपर उतारा है, एक तदर्थ शिक्षकों का दर्द को महसूस करके आया है, कई कॉलेज में पढ़ाया है उन्होंने, उनका राजनीतिक इतिहास रहा है जेएनयू में, लोगों के साथ उन्होंने काम किया है, संवेदनशीलता में भरा पड़ा है। और जिस व्यक्ति में संवेदनशीलता ना हो, वेदना ना हो, चाहे कोई भी हो, वो व्यक्ति कभी चुनाव या नेतृत्व के लायक नहीं होता, ये मैं नहीं मानता हूं। तो जो होता है, तो आप देख ही रहे हैं कैसे लोग हो रहे हैं, जो टीचर कुछ चाहते हैं, जनरल बॉडी कुछ चाहती है और करते हैं उल्टा काम। और कुछ लोगों ने तो यहां तक समझने की जरूरत ही नहीं समझा कि शिक्षकों को पूछ ले कि भाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर उनका क्या टेक है। सरकार से आ गई सूचना, आ गई, सोचना बंद कर दिया और समर्थन कर दिया। यहां तक कि एकेडमिक काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी उसका विरोध नहीं किया। उनसे मैं किसी प्रकार का सर्टिफिकेशन नहीं चाहता हूं। और डॉक्टर प्रेमचंद एक अच्छे कैंडिडेट हैं और हर एक्शन प्रोग्राम में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, बेबाक रूप से अपनी बात रखी है, कभी डर करके नहीं रहा।
डूटा में ऑफिस बेरर होते हुए भी हर पत्र लिख करके डूटा प्रेसिडेंट को अवगत कराया कि आपको ऐसे करना चाहिए। वो नहीं माने, उनकी मर्जी है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ऑन रिकॉर्ड आप उठा करके देख लीजिए, जहां जहां वोटिंग हुआ वहां हम लोगों ने इंडिपेंडेंट तरीके से शिक्षकों का हितों को देखते हुए हमने काम किया। तो इसलिए कैंडिडेट कौन मजबूत है और कौन है, ये तो इलेक्शन में जब आएंगे, जब इलेक्शन होगा तभी तो पता चलेगा ना। सबसे पहले घोषित कर देना, ये इनका परंपरा रही है। ये किसी को भी ऐसे घोषित कर देते हैं कि ये तो इस लायक नहीं है। ये कौन सा दूध पी करके आए हुए हैं, या कौन सा विटामिन लेकर के आए हुए हैं कि यही काबिल है और हमारा कैंडिडेट काबिल नहीं है। ये सरकारी तंत्र। जी, उनका एक और कहना है कि आपके अपनी पार्टी के भीतर भी प्रेमचंद जी को लेकर के सहमति नहीं है। हमारा पेट में क्या हो रहा है, हमारा शरीर में क्या हो रहा है, वो कोई डॉक्टर लगे हैं? अरे हम एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है, हर एक आदमी हम लोगों से इमोशनली जुड़ा हुआ है। यही हमारा नाता है, यही हमारा संबंध है। उन सबको पता है कि हम किसी सरकारी तंत्र का कोई पिट्ठू नहीं है। तो इसलिए जो भी व्यक्ति है वो 100% यहीं पर है। आज हो सकता है उसका कोई काम हो, कल वो जगेगा, करेगा, यह हमें पता है। जो भी किसी भी रूप से जुड़ा हुआ है वो हमें कभी निराश नहीं करेगा, क्योंकि उसका दर्द भी उसके सामने है। और हम शिक्षकों की बात करते हैं, उच्च शिक्षा की बात करते हैं, उच्च शिक्षा को बचाने की बात करते हैं। यही दल 2003 में मॉडल एक्ट लेकर के आया था, जो शिक्षा को टोटली प्राइवेटाइज करा रहा था। उसमें था कि स्टूडेंट से टोटल रिकवर करके पैसा आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाइए। हमने ऐलान किया था जंग, इसके आंदोलन, सारे टीचर्स जुड़ गए थे, सक्सेसफुली इसको चलाया। और अगला सरकार यूपीए की सरकार आई, तभी तक हम चलाते रहे और तब हमने विद्रोह किया, ऑफिशियली विद्रोह किया। वैसे तो सर शिक्षकों से इस तरीके के सवाल होते नहीं है कि सवर्ण अवर्ण जैसी कोई चीज होती भी नहीं है। तो मैं इसलिए नहीं जाना चाहता हूं। हमारे समक्ष में प्रेमचंद एक अच्छा कैंडिडेट है और उनका लड़ने का एक इतिहास रहा है और सक्रिय रूप से डूटा का हर एक्शन प्रोग्राम में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और वो एक संवेदनशील व्यक्ति है। यही उनका खूबी है और हमें पता है कि वो झुकेंगे नहीं। एक और संभावना जिसकी बात कर लें हम, इस पर अभी बातचीत हो रही तो कि कहा जा रहा है कि आप कैंडिडेचर जो है प्रेमचंद जी का हटा लेंगे चुनाव के कुछ समय पहले, इसको लेकर के क्या कहना चाहिए? अब मैं क्या बताऊं निरुद्ध, सब कुछ अगर उनको ही पता है हम कैंडिडेट दिए क्यों, हटा देंगे क्यों? किसको खुश करने के लिए, किसको खुश करने के लिए हम हटा देंगे? ये भी कहा जा रहा है कि एडहॉक कैंडिडेट जो है वो आपने ही उतारा। बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। दुनिया का आज हर एक ऐसा चीज, सब कुछ उनका प्रचार तंत्र, और वो प्रचार तंत्र पर ही जिंदा है। और प्रोपेगेंडा प्रचार तंत्र, चाहे बीजेपी हो जिसका एनडीटीएफ राजनीतिक दल है, चाहे वो डीटीएफ हो जो सीपीएम का दल है, जो बातें कहीं हुई नहीं हो उसको लेकर के डिमडिमा बजाना, इनकी राजनीति का भी एक का तो दौर खत्म हो चुका है और दूसरे का दौर थोड़ा चल रहा है। और अभी हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे ये क्या इंडिकेट करता है समझ में आ जाएगा। वेस्ट बंगाल में जो हुआ ना, इसी चीज का पुनरावृत्ति होगा। हर तानाशाही और ऐसे जो प्रचार तंत्र के ऊपर लोग जो जिंदा हैं, उनका बहुत दिन तक, वो कौन सा आर्मी कहते हैं जो फेसबुक पर चलता है, ट्रोल आर्मी,
वो ट्रोल आर्मी दिखाई नहीं देगी जब रियल आर्मी सामने आ जाए। यहां भी ये सब काम नहीं करेगा, ना सीपीएम का, न डीटीएफ का, ना इनका, किसी का काम नहीं करेगा। कोई अचीवमेंट तो बता दे कि इन्होंने क्या किया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आने दिया, तो उनमें इनमें फर्क क्या है? एक ने स्वागत किया, दूसरे ने कंबल तान करके सो गया, रेजिस्टेंस नहीं किया, टीचर्स के पास नहीं गए उसके परिणाम बताने के लिए। क्या खाली एडहॉक टीचर चला जाएगा? एडहॉक टीचर तो जाएगा। मैं कह रहा हूं परमानेंट टीचर भी उस वर्कलोड का, ये जो आंधी से निकल करके नहीं निकल पाएगा, वो भी चला जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, पहले सुना होगा, एक कॉन्सेप्ट है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वो लाना चाहते हैं डॉक्टर्स नहीं, डॉक्टर्स तो है, यहां टीचर्स विदाउट, यूनिवर्सिटी विदाउट टीचर्स। कोई संवैधानिक आरक्षण व्यवस्था है इसमें? न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़िए आप, अभी तक तो मुझे नहीं मिला। मातृभाषा का सहारा लिया जा रहा है कि जो उसमें प्रोविजंस है एनईपी में, उसमें मातृभाषा में जो लोग पढ़ पाएंगे, जो लोग वंचित रह जाते हैं, जो अंग्रेजी स्कूल नहीं पहुंचते। कौन सा बच्चा नहीं चाहता है, किस घर में नहीं चाहता है कि मेरा बेटा जो है अंग्रेजी में पढ़ ले? इनके बच्चे तो सब अंग्रेजी में पढ़ेंगे और बाकी लोगों को मातृभाषा पढ़ाएंगे। इनके बच्चे तो सब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ेंगे पैसा दे करके, बाकी लोगों को सब मूक्स और स्वयं का प्लेटफॉर्म में छोड़ देंगे। ओडीएल इनका प्रोग्राम है, कहता है जो डॉक्यूमेंट अभी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, लास्ट टू लास्ट एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पास भी हो गया और पिछला एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रेटिफिकेशन भी हो गया। उस डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर रहा हूं मैं, जो कहता है कि 40% आपका मूक्स और स्वयं का प्लेटफॉर्म में चला जाएगा, एबीसी क्रेडिट कमाएगा बच्चा। और उसी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि चॉक और टॉक जो मेथोडोलॉजी है, जो आज हम पढ़ा रहे हैं, इससे हटा करके ये ऑनलाइन में तब्दील करने का ये प्रयास है, ये डॉक्यूमेंट। और जो कहता है ये ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं, एनी टाइम एनीवेयर। हर एक आदमी को सोच लेना चाहिए, एनी टाइम एनीवेयर, मतलब रात को 12 बजे भी आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ लीजिए। अब अंडमान निकोबार भी घूमने के लिए गए हुए हैं, वहां से भी आप क्लास कर लीजिए। ये क्या है? कौन इररिलेवेंट हो रहा है? टीचर इररिलेवेंट हो रहा है, और चॉक और टॉक मेथोडोलॉजी जो है वो खत्म हो रहा है। यही जब पता नहीं, ये सारी चीज लिखा हुआ है जो पास हुआ है, जो बात मैं कह रहा हूं, मैं अपनी बात कुछ भी नहीं कह रहा हूं, जितनी भी बातें कह रहा हूं आई एम स्पीकिंग फ्रॉम द डॉक्यूमेंट। दूसरे क्यों नहीं बात करते हैं इससे? क्योंकि उनको विरोध करना पड़ जाएगा। आज 12 कॉलेज का टीचर्स को तनख्वाह नहीं मिल रहा है। अरे केजरीवाल सरकार को यह पता चल गया है कि बिना पैसा दिए हुए एक मॉडल है जिसके तहत वो अपना आधिपत्य विस्तार करके रख सकते हैं और कॉलेजेस को चला सकते हैं। डीटीयू चलाया, एनएसआईटी चलाया, पैसा दे रहे हैं स्टूडेंट्स, उससे उनका काम चल रहा है। अरे वो तो इंजीनियरिंग है, पैसा दे दिया, यहां आपका हिंदी ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसके लिए कौन पैसा देगा? 12 लाख 14 लाख हो गया, ये चलेगा? बीओजी के पास स्वीपिंग पावर्स है, स्वीपिंग पावर्स। मैं कहता हूं कोई भी बीओजी का पावर्स एंड फंक्शन को देख ले, किसी भी टीचर को वो निकाल सकते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट को वो बंद कर सकते हैं, किसी भी नया डिपार्टमेंट वो खोल सकते हैं, सारी अपॉइंटमेंट वो करेंगे, उनके ऊपर कोई ऑथोरिटी नहीं होगी। बीओजी के ऊपर कोई ऑथोरिटी नहीं होगी। कॉलेज का एक बीओजी होगा, वहां पे एक बीओजी होगा, और जो एक बार बीओजी बन गया, जो भी वैकेंसी आएगी वही बीओजी ही बढ़ेगी।
इसका मतलब आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। सर ये तो सारी प्रोसेस ये मैं आपको जो बता रहा हूं, ये उच्च शिक्षा का स्वरूप को ही बिगाड़ दिया है। उच्च शिक्षा अब जो है, जो एक सामाजिक परिवर्तन का एक महान स्रोत के रूप में काम किया इस देश में, उससे वंचित रखने की प्रयास किया जा रहा है। क्या आप समझते हैं कि ऑनलाइन में ये लड़कियां जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, SC ST OBC, इनका कोई भला हो जाएगा? ये बाहर में जाकर के पढ़ नहीं सकते हैं, 10-12 लाख रुपया, अरे ये पैसा होता तो मैं भी नहीं दे पाता, मैं सही बात बताऊं। सर ये आप मान लीजिए कि अभी आप एब्जॉर्प्शन की मांग करें, बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, और शायद उल्टा भी पिछले दिनों इसको अपने रेजोल्यूशन में ले चुकी है, तो अगर ये सब चीजें संभव नहीं होती हैं, अगर अपॉइंटमेंट्स होते हैं, तो किस तरह के खतरे हैं? देखिए, 1 साल हम लोगों को लग गया था, ये हमारे ही लोग थे जो बार बार लिख करके दे रहे थे कि एब्जॉर्प्शन का मुद्दा को डूटा में पारित किया जाना चाहिए। 1 साल कंप्लीटली हमें लग गया ये दोनों ग्रुप्स को समझाने में, तभी भी ये ना समझ बने। कोई कहता है कि रेगुलराइजेशन इंटरव्यू, और कोई कहता है कि सीनियर एडहॉक टीचर, जूनियर एडहॉक टीचर, लेकिन इलेक्शन जैसे आती है सबका भाषा बदल जाता है, सब तोते के रूप में एब्जॉर्प्शन करने लग जाते हैं। लेकिन अभी भी उनका जो कॉन्टेक्स्ट है वो बदला नहीं है। अभी भी वो कह रहे हैं कि रेगुलराइजेशन, क्या रेगुलराइजेशन का वही स्वरूप है जो लॉ फैकल्टी में हुआ था? क्या रेगुलराइजेशन का वही स्वरूप है जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में हुआ, सारे के सारे लोगों को यहां पर हटा दिया गया? ये कॉलेजेस में भी यही तांडव होगा, हमें पता है। हमारे लोग एकेडमिक काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वेल के अंदर में बैठते हैं, वहां लोग क्यों नहीं जाते हैं वेल में बैठने के लिए? क्यों नहीं जाते हैं? उनका कहना है कि वेल में बैठ जाएंगे तो शायद बातचीत की प्रक्रिया ही बंद हो जाएगी। क्यों वेल में बैठ करके बात क्यों नहीं हो सकती है? आपका जब मुद्दा को लिया नहीं जा रहा है तो प्रोटेस्ट तो करेंगे ना। हम किसी का तो हिंसा के रूप में तो नहीं बात कर रहे हैं। क्या बात करते हैं? वाइस चांसलर का चमचागिरी करते हैं और इन लोगों के ऊपर कटाक्ष करते हैं। लास्ट एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मीटिंग में, अरे हम स्क्रीनिंग का कंप्लीट विरोध कर रहे हैं। यही स्क्रीनिंग 50-55% यूनिवर्सिटी में जो आया है, अब ऊपर से अगर 30 लोगों को बुलाने की बारी आएगी, कौन आएगा? ये कोई सस्ती राजनीति हम लोग नहीं करते। वी अंडरस्टैंड। पहले कुछ समय पहले के लिए ये पॉइंट सिस्टम था। राजेश झा दयाल सिंह कॉलेज में इतने साल पढ़ाने के बाद भी उसको कॉल लेटर तक नसीब नहीं हुआ था। ऐसे हम लोग कई लोगों को यही फेस किए हैं। 3 कॉलेज से मैं निकाला गया हूं, 2 कॉलेज से। मैं कोई यहां गोल्डन स्पून लेकर के नहीं आया हूं। हमें पता है वो दर्द, इसलिए हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। जब राजस्थान में 2 बार हो चुका है, अभी हुआ, पंजाब में हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो चुका है, हरियाणा में हो चुका है, उत्तर प्रदेश में हुआ, तो यहां क्यों नहीं हो सकता है? तो एब्जॉर्प्शन, और ये जो नंबर है वो आपके पक्ष में है। जब हम एब्जॉर्प्शन को लेकर के बैठते हैं, जब आप पॉइंट सिस्टम के खिलाफ में बैठते हैं, तो दूसरा साथी जो सरकारी दल से जो है वो क्यों नहीं समर्थन करके उसमें साइन कर देते हैं? उनके साथ क्यों नहीं बैठ लेते हैं? बल्कि कहा जाता है कि आप उठ जाओ। मान लिया है। मुझे किसी एडहॉक साथी ने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया। बोला मेरे पास 100 रुपया था, कोई आया मुझे धक्का दिया, 2 थप्पड़ मारा, 100 रुपया लेकर के निकल गया। और दूसरे साहब आते कहते कि मेरी यहां पर बड़ी दबदबा है, आपका मैं पैसा वापस कराता हूं। बुलाया उसको, बोला दे दे 50 रुपये। 50 तो चला ही गया ना। आज जो एडहॉक जो टीचर पढ़ा रहे थे कंप्यूटर साइंस में, लॉ फैकल्टी में, कोई सोचा है उनके बारे में? क्या बीत रही होगी उनके ऊपर? उनका गुजारा कैसे चल रहा है? ये जो लोग महसूस नहीं करते हैं, हम समझते हैं कि एब्जॉर्प्शन और एनईपी के खिलाफ जो विरोध है वो कंपेटेबल है।
क्योंकि एनईपी किसी को परमानेंट रूप में देखना नहीं चाहती है, उसमें कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ये तो सौंप देंगे बीओजी के हाथ में, इसलिए कोई रिजर्वेशन नहीं, कुछ नहीं, कोई फंडिंग नहीं, कुछ नहीं, बीओजी को चलाना है। आप आखिरी चीज जो एक टीचर्स से कहना चाहेंगे इस चुनाव के दौरान? मैं अपील करता हूं सबसे, जो बात हम 5 साल से लगातार बोलते आ रहे हैं उसको समझने की जरूरत है। नहीं तो खाली दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं, सारे हिंदुस्तान का गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन क्रश हो चुका है, हो गया है ऑलरेडी, सब जगह पर पास हो चुका है, अभी भी कम से कम जगह है। हम सब सड़क के ऊपर आ जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। और ये जो डिवीजन है, एडहॉक टीचर, परमानेंट टीचर, 12 कॉलेज, ये सब एक है, एक ही लड़ाई का हिस्सा है। वो है सरकार का जो मंशा है प्राइवेट घराना में ये उच्च शिक्षा को ढकेल देने की, जो ऑनलाइन मोड में ले जाने की। ऑनलाइन मोड का पता है आपको, तो जस्टिफिकेशन दिया गया है क्योंकि ये कॉस्ट रिड्यूसिंग है, उसमें टीचर का जरूरत ही नहीं है, इसलिए उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कोरोना के वजह से, अरे कोरोना के वजह से नहीं, 2016 का डॉक्यूमेंट है जो एडॉप्ट हुआ है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कई डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मूक्स और स्वयं का डॉक्यूमेंट 2016 का डॉक्यूमेंट है। कोई जाकर के देखे तो सही, जो एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या पारित हुआ है और क्या भयावह बातें लिखी हुई है, आपका वर्कलोड बच जाएगा। इसलिए सही जो लोग सरकारी तामझाम के साथ आते हैं वो सरकार को बचाएंगे। जो एनटीपीसी के साथ हुआ, जो ओएनजीसी के साथ हुआ, जो एलआईसी के साथ हुआ, जो रेलवेज के साथ हुआ, जो एयर इंडिया के साथ हुआ, और जो किसान का नीतियों के साथ हुआ, जो कृषि नीति के साथ हुआ, जो किसान बैठे हुए हैं, आज हम लोग भी रडार पर थे, हमारे यहां भी पास हो चुका है। इससे कम जगने की जरूरत है, इसका विरोध करने की जरूरत है। ये जय जयकार में सरकार की जय जयकार तो हो जाएगी, लेकिन अपना कोई जय जयकार नहीं होगी। जरूरत है सशक्त मूवमेंट को पैदा करने का और सड़क के ऊपर आंदोलन करने का, ताकि हम गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन को बचा सके। मैं अपील करूंगा कि हमारे 4 कैंडिडेट्स हैं। डॉक्टर प्रेमचंद हमारा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, अमित सिंह हमारे डूटा एग्जीक्यूटिव का कैंडिडेट है, डॉक्टर अंजू जैन हमारे डूटा एग्जीक्यूटिव कैंडिडेट है, आनंद प्रकाश डूटा एग्जीक्यूटिव, और जैनेंद्र मिश्रा वो भी डूटा एग्जीक्यूटिव। हम ऐसे लोगों को लेकर के आए हैं जिनका प्रूवन रिकॉर्ड है फाइट करने का, जो आंदोलन में रहे हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो समर्पित है शिक्षक कॉज के लिए, उन्हीं लोगों को ला रहे हैं। मैं सभी से अपील करता हूं कि आपका सहयोग, आपका मदद और आपका वोट, और दूसरों को भी आप प्लीज आप बात करिए। योर सपोर्ट एंड वोट इज वेरी क्रूशियल टू सेव द फ्यूचर ऑफ गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस इन दिस कंट्री। थैंक यू।